नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बाजार में बाई सेल या होल्ड में, जहां हम आपको बताएंगे कि बाजार में कहां खरीदारी के मौके हैं, तो किन शेयरों और सेक्टर से आपको दूर रहनी चाहिए, और वहीं अगर आपके पास कोई शेयर पहले से है तो क्या उसे होल्ड करें या उससे निकल जाए। यानी आपके पोर्टफोलियो को बनाने में हम आज आपकी इस शो के जरिए मदद करने वाले हैं। और हमारे साथ बाजार के कुछ बड़े जाने माने दिग्गज चेहरे होंगे जो अलग अलग सेक्टर्स और शेयर्स पर अपनी राय रखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बाजार में बाई सेल होल्ड की। चलिए सबसे पहले बाजार के दिग्गज और कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह के पसंदीदा सेक्टर समझ लेते हैं, वो कहां निवेश की सलाह दे रहे हैं। इस वक्त हमें लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, होम इम्प्रूवमेंट एंड सिलेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर आज की तारीख में एक हरफन मौला सेक्टर है, तो ये सेक्टर्स में अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करें तो वह मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पिछले 18-20 महीनों में जिस तरह का रिटर्न हमने मार्केट में देखा, उस तरह का रिटर्न नेक्स्ट 3 साल में भी शायद नहीं आएगा। मार्च 2020 के लॉस से जब आप बाउंस हुए तो वो एक अलग प्रकार का रिटर्न था। एक सस्ती मार्केट से आप फेयर वैल्यू मार्केट तक पहुंचे। अब फेयर वैल्यू मार्केट में अगर आप निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये व्यू है नीलेश शाह जी का। लेकिन एक और नीलेश शाह हैं जो एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ है। नीलेश शाह जी ने कहा है कि फ्रंट लाइन फार्मा कंपनियों में निवेश की सलाह दी है उन्होंने, जबकि डायग्नोस्टिक कंपनियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। No, we don't own that. We still continue to like the frontline pharma companies. We still believe that the next couple of years could be very exciting for them, given the kind of launches that they have in regulated markets like the United States. So we continue to like the large pharma companies out there. We don't own any of the diagnostic companies, but yes, we are keenly awaiting the PharmEasy IPO. We think that's going to be an interesting space, given that PharmEasy also owns Thyrocare, which is a diagnostic company. And in addition to that, of course, it's an online pharmacy. Today, there are media reports that they're also planning to kind of be omni-channel and starting to open stores. So we wait out for that, for the PharmEasy IPO. We like in general the online pharmacy space. We think it's a huge market and is basically all set for being disrupted by some of these online players out there. So that's a more interesting space versus essentially the standalone diagnostic companies. तो ये व्यू है नीलेश शाह जी का। लेकिन आपको बता दें कि फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवना मेहरा ने आईटी के अलावा सीमेंट, ऑटो और टेलीकॉम शेयरों में निवेश की सलाह दी है। आइए सुन लेते हैं। सेक्टर है वो बहुत अधिक बदल नहीं रहा है। मतलब आईटी सर्विसेज हमको लंबे समय से अच्छा लगता रहा, आईटी सर्विसेज भी, और टेक्नोलॉजी में और भी जो नॉन सर्विस वाले भी हैं कुछ स्टॉक्स, तो वो एक बड़ा री-रेटिंग थीम रहा है पिछले 1-1.5 साल का, जो हमारे जो निवेशक हैं पीएमएस में, और उनको उसका राइड मिला है और अभी भी वो ठीक लगता है। और कुछ सेक्टर है जैसे सीमेंट है, ऑटो, 4 व्हीलर्स है, टेलीकॉम है, ऐसे कई चीजें हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो वो आप चाहें कि मैं खाली वो जो न्यूज बेस्ड उस पर ट्रेडिंग करूं, वो थोड़ा सा मैं तो बोलूंगी थोड़ा सावधानी बरतिए। वहीं आईपीओ को लेकर फर्स्ट ग्लोबल की एमडी और चेयरपर्सन देवना मेहरा का मानना है कि अलॉटमेंट का कोई तय नहीं है कि आपको अलॉटमेंट में हर बार आईपीओ में पैसा बन ही जाए, इसलिए आईपीओ में आप जब भी पैसे लगाए तो सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अभी जो लिस्टिंग डिबैकल वगैरह की आप बात कर रही हैं, उससे पहले ही आई वाज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि आपको ये सेक्टर में बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, हाई रिस्क है। तो पहली बात तो है कि आपके पोर्टफोलियो का ये कोई खास अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग इस तरह से सोच रहे थे कि जैसे ये एक गोल्ड माइन है कि आपका अगर लॉटरी लग गई तो आपको आपका पैसा बन ही जाएगा, आपको अलॉटमेंट मिल गया तो पैसा बन ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब हाई रिस्क गेम है, क्योंकि ज्यादातर ये कंपनीज
या तो अर्निंग्स है नहीं, या जैसे नायका की अर्निंग्स है तो वो पी इतना अधिक है कि वो, तो इसलिए आप एक तरह से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इसको किस वैल्यूएशन मेजर में ढूंढूं जिससे कि मैं कह सकूं कि ये वैल्यूएशन ठीक है। तो वो सब वैल्यूएशन एक तरह से हवा में है। ओके, यानी आईपीओ में जब भी आप प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन जरूर देखना चाहिए। चलिए, इसके अलावा एलारा कैपिटल के सीईओ और चेयरमैन राज भट्ट ने कहा कि आईटीसी की वैल्यूएशन उन्हें काफी अच्छी दिख रही। क्या कहा उन्होंने आईटीसी पे और कुछ पीएसयू बैंकों के ऊपर, वो सुन लेते हैं। You have to be good in stock selection. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ITC, right? ITC has not performed as a stock if you look back the chart, but since the deep value in that stock, and people these days like something which moves fast, so we are building position in ITC, and then you have something like State Bank. You know, at least there are other banks also, but State Bank is the largest bank in the PSU packs, and is largest in terms of deposits and the lending anywhere in India. So selectively, and some other PSU packs, I don't want to be stock specific. There are some other stocks where we found deep value and they're not moved. So we're building position there, and wherever we had the momentum with the stocks that really moved, we've been exiting. We're waiting for the correction to happen, and whenever it happens, we can't pick the bottom, but we'll try and be there as much as possible. ओके, यानी राज भट्ट को आईटीसी के अलावा सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स भी पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएनपी पारिबा के एशिया पैसिफिक इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट मानसी राय चौधरी ने कहा है कि आपको एसेट क्वालिटी में सुधार के कारण बैंकों का प्रदर्शन आगे चलकर बेहतर दिख सकता है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। In the banking sector, we do think that some of the banks are likely to have some kind of a revival in their loan growth. Maybe not right now, but possibly in the second half of 2022. Even the concerns about asset quality would diminish. It's a combination of several drivers, because much of those loans had actually been to the sectors that were overleveraged, but those overleveraged sectors have actually revived of late. And I'm talking about commodities, metals and mining, industrials, and even property, real estate. So I would think that, the decline in asset quality concerns and an improvement in the sentiment about loan growth driven by both consumption and the likely investment cycle would possibly lead to an outperformance of the banks, and especially that universe becomes interesting after the recent correction. अभी माना है कि बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सुमैया ने भी बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। हमारे पोर्टफोलियो में लिटरली हर सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, तो ऐसा कोई टॉप डाउन ये सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर खराब है, इस तरीके का हमारा मानना नहीं है। आमतौर पे खराब से खराब सेक्टर में भी अच्छी कंपनी मिल सकती है और अच्छे सेक्टर में भी खराब कंपनियां होती हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हमारा पोर्टफोलियो लिटरली हर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, हर सेक्टर में और हर मार्केट कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो एक मल्टी सेक्टर, मल्टी कैप तरीके का पोर्टफोलियो हम आमतौर पर मैनेज करते हैं। यानी हर सेक्टर में आपको अच्छे और बुरे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है वहां पर पैसे लगाया जाए। उसके अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन ने कहा कि अब आईटी सेक्टर आउट परफॉर्मर नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी शेयरों के वैल्यूएशन को लेकर इन्हें चिंता लग रही है। इन्होंने क्या कहा आईटी सेक्टर पर, वो सुन लेते हैं। We believe that market never penalize or react in the same manner for the crisis which we have seen in 2020. We talked about second wave of COVID, the impact was slightly lower, and now we're talking about third, maybe expected bigger wave. I don't see anything happening on that front, because if I have to look at our perception indicator for technology stocks globally, they are trading actually on the lifetime highs. And when I say perception indicators are peaking out, what it means, we are not trying to say that their price has peaked out or their earnings has peaked out. What we are only trying to say, the valuation multiple of this sector is actually peaked out. Okay, and market obviously, when
earnings expand and PE expansion happen, that's the time you made maximum money. I think one important factor of PE expansion or the multiple expansion has started declining. I think we believe that valuation multiple for this stock or this sector has peaked out. Hence, we are remaining very cautious. I'm not negative. I think the outperformance phase which we have seen in IT in last many quarters. ओके यानी संदीप का आईटी सेक्टर पर निगेटिव नजरिया नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन अब उनको लग रहे हैं कि काफी स्ट्रेच हो चुके हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सोच समझकर यहाँ पे सिलेक्टिव हो जाएं, ये उनका कहने का सेंस है। इसके अलावा संदीप टंडन ने फार्मा सेक्टर को लेकर क्या राय दी है वो सुन लेते हैं। When you're talking about, let's say, pharma as a sector from our perception analytics point of view, it actually peaked out in March 2015, and then it actually bottomed out in September 2009. Now, if I look at from the current level, yes, we have seen spikes and then small correction happening in the pharma. Like technology stock, when we say the perception analytics is peaking out, there is no sign for such thing happening in the pharma space. Okay. Yes, easy phase has been played out. If you have to ask me from March, let's say September 2019 or to October 2020, one round has played out and we have seen a correction and consolidation happening. We remain quite constructive on the pharma space from a longer term perspective. I think buy on dips strategies should be very effective. And I think the second up move is irrespective of this COVID move. Okay. Sometimes, cycles are about to change and then some event unfolds and it just acts as a trigger. Okay. So similarly, when market was significantly euphoric and then some event happened and then you see the correction. So I think these are all excuses you get it. But if I have to conclude, I think we remain very constructive on this space. But risk appetite as well as liquidity indicators for pharma sector as a whole is again inching up. So we remain very, very constructive from a longer term perspective. ओके यानी अगर आप लंबी अवधि का नजरिया है आपको, तो फार्मा शेयरों में आप निवेश करना चाहिए। जब भी गिरावट पर आपको मौका मिले तो फार्मा शेयर तलाशने होंगे और अच्छे फार्मा शेयर में आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, ऐसा संदीप टंडन मानते हैं। लेकिन इसके अलावा डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव ने मेटल शेयरों और कमोडिटी में निवेश की सलाह दी है। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। At this point of time, we're not selling anything. Whatever we wanted to sell, we've sold. We are not in banks at this point of time. We are not in FMCG stocks at this point of time. We are primarily loaded up to the economy-driven stocks, including metal, etc., commodities at this point of time. In spite of the correction, we are buying more of it at this point of time. And whatever we've taken liquidity off the table, we've moved into REITs. And those have done remarkably well, very stable, good returns. Luckily, India has got some REITs which are excellent. So I think the movement has not been out of the market. The movement has been out of pure risk assets in FMCG, banking, etc., into the assets like REITs, which are a little more stable. And I think they've done well. So that's the movement we've done. It's not that we've taken money off the market, but we have certainly shifted it to lots to REITs in the last month or so. ओके यानी मेटल सेक्टर में दाव लगाने की सलाह देने को लग रहा है कि कमोडिटी पूरा ओवरऑल परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। इसके अलावा आपको बता दें कि IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव वसीन किस सेक्टर पर दाव लगाने की बात कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। तो देखिए, बजट से पहले न्यू हाई तो जरूर आएगा। अब इंडेक्स पे आ रहा है तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सब्सटेंस। मुझे आज की डेट में अर्निंग्स पे बैंक्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और सेलेक्ट मेटल्स बहुत अच्छी पॉकेट्स दिख रहे हैं। और बैंक्स में तो अर्निंग्स के बावजूद दे हैव नॉट परफॉर्म, सबसे अच्छी अर्निंग बैंक। और अब कॉस्ट ऑफ मनी, आज ही मैं पढ़ रहा था कि सम ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज आर रिटर्निंग देयर बैंक गारंटीज बिकॉज कैश इनफ्लोज आ गया। अब इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ऑल एसेट क्लासेस व्हिच आर वीक आर स्टार्टिंग टू स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बैंक क्रेडिट फ्लो इनटू रिटेल एंड द रीओपनिंग, ये थोड़ा सा ओमनिकॉम का है, which again could be a blessing in disguise. I think it's a no-brainer that banks, कुछ large cap, कुछ mid cap, कुछ construction, कुछ Larsen and Toubro, my top favorite, and so on, real estate, ये सब outperform करेंगे। बैंकों पे ज्यादातर जानकार, अब तक जितने भी जानकार है, ज्यादातर जानकारों को लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में तेजी आएगी। लेकिन संजीव वसंत जी के बैंकिंग में अगर कौन से ऐसे शेयर है वो सुन लेते कि वो कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। ये दोनों और मेरे टॉप पिक्स HDFC और ICICI हैं।
क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज बूमिंग, HDFC का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज गोइंग टू बी द लोएस्ट, और उसके यहाँ जो है ना, जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ है वो सबसे अच्छी है, साथ में एसेट क्वालिटी बढ़िया है, जो उनकी न्यू मैनेजमेंट आया है उनकी जो डिजिटल चेंज ऑफ गार्ड है फिनटेक का वो बहुत पॉजिटिव है. सो ICICI ऑफ कोर्स इज माय टॉप फेवरेट, फॉलोड बाय HDFC एंड देन स्टेट बैंक. ओके, यानी 3 उनके जो पिक है वो ICICI है, HDFC है, SBI, यहाँ पर ये पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं. लेकिन इसके अलावा संजीव वसीम ने ये भी कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी बहुत तेज़ी बाकी है. निफ्टी में तेज़ी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी तेज़ी दिखेगी. क्या टारगेट दे रहे हैं वो सुन लेते हैं. ये बाजार घूमेगा तो रिलायंस के बहुत ही, और आप मिस कर रहे हो कि अगर सऊदी अरामको को उसने पार्ट में नहीं दिया, इट वाज डन एट 1400 and he was going to give you an OTC business with also retail and the digital business. Now Jio, now he himself is saying कि वो कैश रिजर्व डेट फ्री हो गया रिलायंस 18 महीने में जो उसने प्रॉमिस किया था. तो आई थिंक रिलायंस यहाँ से चार्ज लीड करेगा. अगर निफ्टी ने 18,500 देना है, रिलायंस 27,500 पहले जाएगा, बाद में 100 रुपए घटेगा. तो ये लेने वाले मौके हैं रिलायंस. आपने जैसे जिक्र किया रिलायंस वुड बी टॉप ऑफ द चार्ट्स. टॉप ऑफ द चार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज रहने वाला है. 2750 रुपए के टारगेट दे रहे हैं संजीव वसीम जी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर. वहीं DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के इक्विटी हेड विनीत सांबरे ने नए थीम पर नजर रखने के लिए कहा है. वो कौन से नए थीम से, आइए सुनते हैं. जहाँ पे फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं अक्रॉस कई सेक्टर्स, कुछ आपने जो बताया स्पेशलिटी केमिकल्स हुई, इंजीनियरिंग हुई, कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस हुए, जहाँ पे भी हमें लगता है कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक आ रहे हैं नीचे की तरफ, हम लोग धीरे धीरे उनमें एक्यूमुलेशंस आ रही है. और ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, ये एक्चुअली हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए है. आज जो भी हमने मार्केट में गिरावट देखी है या मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गिरावट देखी है, ऐसा हुआ नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं वैल्यूएशंस पे. अभी भी ये लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से थोड़े से ऊपर या लॉन्ग टर्म एवरेज पे हैं. तो इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जोन. बट एनीवेज आई थिंक जो हाई पे ये लोग गए थे वहाँ से करेक्ट होना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ गुड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट. एंड यदि हम 3-4 साल का अगर व्यू लेते हैं तो कई कंपनीज में हम लोग देखते हैं कि वैल्यूएशन ठीक होने से इनमें धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जा सकता है. ओके, तो ये व्यू है इनका. लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कोटक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के हेड और पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुल सहगल जी ने बैंकिंग सेक्टर पर कहा है कि आने वाले दिनों में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी. बड़े बैंकों में ग्रोथ की ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है इन्हें. तो बैंक्स बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, और इसमें भी हम ये कहते हैं कि कंसोलिडेशन बैंक्स में ज़रूर दिखेगा. और वो कंसोलिडेशन आप बड़े बैंक्स की तरफ देखेंगे जो कि वेल कैपिटलाइज्ड है, वेल रन है. उन बैंक्स में आपको क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा. तो हमारा ये मानना है कि बड़े बैंक्स में रहें. जितने बड़े बैंक्स में रहेंगे उतना आपका रिस्क प्रोफाइल भी कम होगा और चांसेस ग्रोथ के भी ज़्यादा रहेंगे. ओके, तो बड़े बैंकों में रहने की सलाह दे रहे हैं. इसके अलावा इनक्रेड AMC के CIO और CEO मृणाल सिंह का कहना है कि नई कंपनियों में चुनिंदा शेयरों में निवेश करें, क्योंकि इनमें से कुछ शेयरों का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, वहीं कुछ अट्रैक्टिव भी है. क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं. न्यू एज बिजनेसेस, बिकॉज वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, न्यू एज बिजनेसेस पे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ही कंसिडरेशन ले रहे हैं. नो डाउट कई इनमें से ऐसे हैं जो आगे जाके बड़े बनेंगे. कुछ इनमें से जो लिस्ट हुए हैं जो कंज्यूमर साइड में है, कुछ फूड डिलीवरी साइड में है, कुछ टेक्नोलॉजी साइड में है, कुछ फिनटेक साइड में है. प्रॉमिसिंग है स्पेस. मेरे ख्याल से कोई आदर्श पोर्टफोलियो, जैसा आपने कहा, आदर्श पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 2 से 5 से 7% की रेंज में ये फीचर कर सकते हैं. बट ये रेंज ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि 2 क्रिटिकल पैरामीटर हैं, इनको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा इनकी मैनेजमेंट्स को कि ये कैसे बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर बिजनेस, एंड ऑल्सो कि इनका वैल्यूएशन क्या है. वैल्यूएशन को लेके थोड़ा सा कंसर्न रहा है लार्जली इनमें, सो उनको रडार पे रखा जा रहा है. लेकिन अभी एटलीस्ट जिस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग बिलोंग करते हैं, थोड़ा लिमिटेड स्कोप ही है हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन की वजह से.
मे बी जब हमको ज्यादा कंफर्ट आ जाए, जब हमने देखा हो कि ये अपनी बैलेंस शीट को, पीएनएल को और कैश फ्लो को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, तो मे बी हम लोग उनको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव प्राइसेस पे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है इनका। तो लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेकर मृणाल का क्या व्यू है, वो भी सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से अर्निंग ग्रोथ बैंक्स, कॉर्पोरेट लेंडर्स में अच्छी रहेगी, नो डाउट, बट मेरे को लगता है और भी स्पेसेस हैं डायरेक्ट बिजनेसेस जो इन्वेस्ट करेंगे जिनकी अर्निंग ग्रोथ और भी बेटर हो सकती है। हैविंग सेड दैट, बैंक्स का, लार्ज बैंक्स का आई थिंक जैसा आपने कहा अंडर परफॉर्म करने का रीजन मेरे ख्याल से ओवर ओनरशिप है। एंड दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर बैंक्स मेरे ख्याल से कंज्यूमर ओरिएंटेड लेंडिंग कर रहे हैं पिछला 5 साल से। जैसा आपको पता ही होगा, क्रेडिट ग्रोथ लार्जली, एटलीस्ट इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ काफी लो रही है, काफी दबी भी रही है। सो कॉर्पोरेट लेंडर्स, जैसा आप नोटिस करें कि मैं जो बात कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट लेंडर्स की तरफ मेरा ज्यादा रुझान है। मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ज्यादातर लेंडर्स एक्चुअली कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर दोनों करते हैं और उनकी बुक बेस्ड ऑन डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। बट अंडर परफॉर्मेंस का रीजन प्रिडोमिनेटली ओवर ओनरशिप प्लस थोड़ा सा मेरे ख्याल से पिछला 6-8 महीना में थोड़ा एफआई सेलिंग भी रहा है, तो क्योंकि वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडेक्स है तो उधर शायद प्रेशर बिकावली का ज्यादा रहता है। ओके, इसके अलावा इन्वेस्ट ट्रॉफी के आशीष कपूर के पसंदीदा सेक्टर और शेयर्स क्या है, वो देख लेते हैं। कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स, क्योंकि ये काफी देर तक अंडर प्रेशर रहे थे और इसमें अगर देखें तो मूवमेंट भी, अब देखें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पे बहुत ही बुलिश लग रहे हैं मेरे को, और मेरे मुताबिक हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इन दोनों का वेटेज काफी होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो आप मिड कैप बैंक्स जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एक और सेक्टर है जो निगलेक्टेड रहा है, काफी देर से अंडर परफॉर्म किया है। इसमें अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो एलएनटी डेफिनेटली टर्न अराउंड हो रहा है, मूवमेंट भी उसकी अच्छी आ रही है, एलएनटी पे आप फोकस करें। और अगर मिड कैप की बात करें तो एक स्टॉक है पावर इंडिया जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये फॉर्मली एबीबी का पार्ट था, अब इसकी मैनेजमेंट हिटाची के पास है। बेसिकली इनके पास अगर बहुत वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, पावर स्पेस में यूज होते हैं, तो इस पे मैं बहुत बुलिश हूँगा। अभी मार्केट कैप इसकी काफी कम है और आगे आने वाले समय में यहाँ से ये बहुत अच्छा चल सकता है। ओके, तो आशीष कपूर को कई सारे ऐसे शेयर हैं जो पसंद आ रहे हैं। उनके पसंदीदा शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एलएनटी और पावर इंडिया जैसे शेयर में वो पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो ये थे हमारे बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट जिन्होंने आपको बेहतर सेक्टर और शेयर के बारे में सलाह दी, साथ ही ऐसे सेक्टर भी बताए जिनसे आपको दूर रहना या सतर्क रहना चाहिए। तो इस हमारी खास पेशकश में आपको पोर्टफोलियो बनाने के मौके बताए गए कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं और बेहतरीन इन एक्सपर्ट की एडवाइस की वजह से बना सकते हैं। तो बाजार में बाई सेल होल्ड की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।